नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी इस्तीफे से ममता बनर्जी के इनकार की। रेजिग्नेशन दीते हो? नो, नॉट दैट। तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बनाने की तैयारियों की देखेंगे कौन बनेगा केरलम का नया मुख्यमंत्री। असम और बंगाल में क्या है बीजेपी का प्लान, जानेंगे आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति से क्या की शिकायत। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नैतिकता को सामाजिक नैतिकता के रूप में नहीं समझा जा सकता क्योंकि यह पूर्वाग्रहों पर हो सकती है आधारित। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना की अहम टिप्पणी। शराब घोटाला केस में बड़ा अपडेट, जस्टिस स्वर्णकांता ने अपॉइंट किए 3 एमिकस क्यूरी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल समेत अन्य नेताओं की तरफ से बेंच के बहिष्कार के ऐलान के बाद फैसला। बंगाल चुनाव के नतीजों पर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना का हमला, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बताया जीत का तीसरा साथी। चुनावी नतीजों को बीजेपी की राजनीतिक साजिश दिया करार। यूपी में जन आक्रोश के बाद सरकार ने स्मार्ट मीटर के नए इंस्टॉलेशन पर लगाई रोक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमारे विरोध से झुक गई सरकार, इसे बताया जनशक्ति की जीत। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 251 अंकों की गिरावट के साथ 77,017 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 86 अंकों की गिरावट के साथ 24,032 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद बवाल मचा हुआ है। राज्य में कई जगह से तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने इस्तीफों को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। तो क्या कुछ कहा सीएम ममता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को मानने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। यहां तक कह दिया है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी, बल्कि लड़ाई लड़ेंगी। सहयोगियों के साथ सड़क पर उतरने की बात कह दी है। ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक लंबी जंग शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात भी कही है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल एक पार्टी की सरकार चाहती है। पूरी दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है कि प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई नहीं हो रही है। हम लोग बाउंस बैक करेंगे। बंगाल में हम लोगों ने फाइट किया। यहाँ हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन के साथ थी। इलेक्शन कमीशन बिक जाए और ऑफिसर वन साइड काम करे तो क्या परिणाम होगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। वो दिल्ली के नेतृत्व में काम कर रहे थे, उन्होंने काउंटिंग सेंटर को हाईजैक किया। हम चुनाव में हारे नहीं हैं, बल्कि 100 सीटों पर वोटों की लूट हुई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि दुख की बात है कि सीईसी इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम को लूटने वाला खलनायक बन गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम में 80 से 90% चार्ज है? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। वहीं ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को एक साथ लेकर चलने की बात कह दी। ममता ने कहा कि सोनिया जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने मुझे बताया कि वो पूरी तरह से मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत होगी। अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया कि क्या वो आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कल आने को कहा। एक एक करके सभी आएंगे। मैं इंडिया गठबंधन को एक आम आदमी की तरह मजबूत करूंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं पर बंगाल में हिंसा करने का आरोप भी लगाया और कहा कि हमारे कार्यालय पर कब्जा किया जा रहा है, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हम लोग 10 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे। वो अलग अलग इलाकों में जाएंगे और दौरा करेंगे। हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग एक्शन लेंगे, लेकिन क्या एक्शन लेंगे अभी हम ये नहीं बता रहे हैं। दरअसल चुनाव के नतीजे आने के बाद से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आसनसोल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी के बाद अब डायमंड हार्बर के फाल्ता में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी ममता बनर्जी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। ममता की हार पर खुशी मनाने वालों को राहुल गांधी ने फटकारा है और कहा है कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें ये बातें साफ तौर पर समझनी चाहिए। असम और बंगाल के जनादेश की चोरी बीजेपी के जरिए भारतीय लोकतंत्र के खत्म करने का अभियान है। ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, ये पूरे भारत का मामला है।
सीएम ममता के ऐलान के बाद बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना आसान नहीं दिख रहा। हालांकि तमिलनाडु में जरूर सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी प्रमुख विजय को विधायक दल का नेता भी चुना जा चुका है। सरकार बनाने को लेकर पार्टी की तरफ से बड़ा संकेत दिया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है तमिलनाडु में, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बाजी मारी तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ का परचम लहराया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नतीजे तमिलनाडु से आए। यहाँ सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्ष एआईएडीएमके बीजेपी को पछाड़ते हुए एक्टर विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके ने राज्य की 234 में से 108 सीटें जीती हैं। वहीं डीएमके को 59 सीटें मिली हैं, जबकि एआईएडीएमके ने 47 सीटों पर जीत हासिल की है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ थलापति विजय जल्द ही मुख्यमंत्री पद पर बैठ सकते हैं। उन्हें विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। टीवीके भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसके पास जरूरी सीटें नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 118 है। वहीं टीवीके ने 108 सीट जीती हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए विजय के पास अभी भी 10 सीटें कम हैं। यानी साफ है कि सरकार बनाने के लिए टीवीके प्रमुख को गठबंधन करना होगा। इस बीच ये खबर भी सामने आई है कि कांग्रेस की तरफ से विजय को समर्थन देने की बात कही गई है। कांग्रेस को 5 सीटें मिली है। इसके अलावा केरल में कांग्रेस की सहयोगी आईयूएमएल को भी 2 सीटों पर जीत मिली है, जिसकी मदद से टीवीके सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच सकती है। विजय के पिता ने भी कहा है कि टीवीके कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि टीवीके कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है या नहीं। तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये भी साफ हो गया है कि टीवीके प्रमुख विजय ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन केरल में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने सत्ता में वापसी की है। पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज एलडीएफ को शिकस्त देकर यूडीएफ ने बहुमत हासिल कर लिया। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान पर टिकी हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केरल में 1 दशक के बाद यूडीएफ की वापसी हुई है। सत्ताधारी एलडीएफ को हराते हुए कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीत हासिल की है। नतीजों में 140 में से 102 सीटें जीतकर यूडीएफ ने 2/3 से भी ज्यादा बहुमत हासिल कर लिया है। अकेले कांग्रेस ने ही 63 सीटें जीती हैं। यानी सिर्फ कांग्रेस ही बहुमत के बेहद करीब पहुंच गई और सरकार बनाने की राह भी साफ कर ली। जीत के जश्न के बीच अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी है। राज्य इकाई में इस पद के लिए 3 कद्दावर नाम चर्चा में है, जिनमें सबसे पहला नाम है वीडी सतीशन का। विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में सरकार को घेरने वाले सतीशन को इस जीत का एक बड़ा शिल्पकार माना जा रहा है। वहीं रमेश चेन्नीथला, जो पार्टी का वरिष्ठ चेहरा रहे हैं और अनुभवी रणनीतिकार रहे हैं, उनका भी नाम इस सूची में है। इसके बाद तीसरा नाम है केसी वेणुगोपाल का, जो एआईसीसी महासचिव और राहुल गांधी के करीबी हैं, जिनका दिल्ली से तिरुवनंतपुरम लौटना केरल की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। अब अगले मुख्यमंत्री के चयन के लिए कांग्रेस आलाकमान ने कवायद तेज कर दी है। एआईसीसी की एक विशेष टीम केरल प्रभारी दीपा दास मुंशी के साथ नवनिर्वाचित विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात करेगी, जिसके बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव पारित कर अंतिम फैसले का अधिकार हाईकमान को सौंपा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद मिली इस शिकस्त के बाद विजयन ने इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं इस चुनाव में भाजपा ने भी 3 सीटें हासिल की। इस बीच पार्टी की जीत पर खुशी जताते हुए राहुल गांधी ने इसे निर्णायक जनादेश बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर केरल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की प्रतिभा और क्षमता को अब यूडीएफ सरकार के विजन का साथ मिलेगा। केरल की ये जीत कांग्रेस के लिए महज सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ताकत बढ़ाने का संकेत है। अब देखना यह होगा कि हाईकमान किस चेहरे पर मुहर लगाता है। केरल में जल्दी ही तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस पूरे जोश के साथ सरकार बनाने की तैयारियों में लग गई है। वैसे जोश तो बीजेपी का भी हाई है। पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी तीनों ही राज्यों में उसकी सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल और असम में तो इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी हो गई है। तो क्या है बीजेपी का आगे का प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने नई सरकार के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी देते हुए कहा, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा, क्योंकि 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। तो वहीं बंगाल के साथ साथ असम में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इनकी मुख्य भूमिका राज्य में संगठनात्मक समन्वय और आगामी राजनीतिक निर्णयों की देखरेख करना होगी। इन नियुक्तियों के साथ ही बीजेपी ने दोनों राज्यों में सरकार बनाने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। तो वहीं असम में एनडीए ने 102 सीटें जीती और कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। अब इन राज्यों में अमित शाह और नड्डा जैसे सीनियर नेताओं को पर्यवेक्षक बनाए जाने को पार्टी के अंदर संगठनात्मक मजबूती और सरकार गठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। खैर, ऐसा होता है या नहीं, ये तो देखना होगा। बंगाल और असम में मिली जीत से बीजेपी गदगद है, जबकि विरोधी दलों के लिए नतीजे निराशाजनक है। सीएम ममता बनर्जी ने तो नतीजों को मानने से इनकार ही कर दिया है, लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जरूर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी को जीत की बधाई देते हुए जनता के सामने जरूरी मुद्दे भी उठाए। एक तरह से गौरव गोगोई ने आने वाले 5 साल के लिए सरकार को चेतावनी ही दे दी है। तो क्या कुछ कहा गौरव गोगोई ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। असम चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कड़ा रुख अपनाया है। भले ही कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली हों, लेकिन गोगोई ने साफ कर दिया कि वो इन नतीजों से दबने वाले नहीं हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव नतीजों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को चेतावनी दे दी। गोगोई ने कहा, बीजेपी को जीत की बधाई, लेकिन वो ये ना भूले कि पिछली सरकार ने जनता को परेशान किया है। भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही। अगर नई सरकार ने पुरानी गलतियां दोहराई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। तो हम चाहेंगे कि सरकार आने वाले समय पे लोगों की समस्याओं पर वो और महत्व दे। साथ ही साथ जो भूल उन्होंने पिछले कई वर्षों में की है, लोगों को जिस प्रकार से सताया है, लोगों के बीच में जिस प्रकार से उन्होंने कई समय में अहंकारी रूप धारण किया है, भ्रष्टाचार किया है, वे गलतियां आने वाले समय में नहीं करेंगे। गोगोई के मुताबिक कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता के हक की लड़ाई और मजबूती से लड़ेगी। पार्टी के प्रदर्शन पर गोगोई ने कहा कि उन्हें संगठन के अंदर नए सिरे से बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें अपना संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए नए सिस्टम पर काम करना होगा। 9 मई को नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में अब आगे की रणनीति तय होगी। इसके साथ ही गोगोई ने हुंकार भरते हुए आगे कहा कि हमारी संख्या कम जरूर है, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है। हम संविधान की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी असम के विकास के लिए अपने सुझाव देती रहेगी और सरकार की हर गलत नीति पर पूरी हिम्मत से विरोध करेगी। जैसा आप जानते हैं कि 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बीजेपी ने 82 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है, तो वहीं कांग्रेस को 19 सीटें मिली। गोगोई का ये रुख साफ करता है कि आने वाले दिनों में असम की राजनीति में विपक्ष के तेवर और तीखे होने वाले हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को साफ चेतावनी दे दी है कि उसकी गलतियां अब माफ नहीं की जाएंगी। उधर बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू में खींचतान जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिसके लिए भाजपा और जेडीयू के बीच 50-50 फॉर्मूले पर मुहर लगाई गई है। लेकिन जेडीयू अब भी अहम विभागों पर अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार सरकार में नई कैबिनेट की तस्वीर 7 मई को साफ होने जा रही है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जहां राज्यपाल सैयद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल की लिस्ट फाइनल मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 फॉर्मूले पर सहमति बनी है। इसके तहत दोनों पार्टियों की बराबर की भागीदारी होगी। संभावित संख्या बल की बात करें तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट में कुल 32 से 33 मंत्री होंगे, जिसमें बीजेपी कोटा के 15 तो वहीं जेडीयू कोटा के 14 मंत्री होंगे। वहीं दूसरे सहयोगी दलों की बात करें तो एलजेपीआर को 2, हम और आरएलएम को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है।
कैबिनेट विस्तार के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की हो रही है। भाजपा के कद्दावर नेता रहे सिन्हा इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए। हाल ही में उनकी महाकाल मंदिर की यात्रा को उनके राजनीतिक भविष्य से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चर्चा है कि उन्हें इस बार कोई मंत्रालय नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि क्या सिन्हा इस फैसले से नाराज होंगे। वहीं मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर जेडीयू और बीजेपी में पेंच फंसा हुआ है। जेडीयू का तर्क है कि क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भाजपा को दे दिया है, इसलिए अहम विभाग उनके पास रहने चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार में हुई 19 दिनों की देरी पर आरजेडी ने भी तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि यह जनादेश का अपमान है। विपक्ष का कहना है कि जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था, लेकिन उन्हें राज्यसभा भेजकर सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया गया। अब देखना होगा कि 7 मई को जब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा तो किस विधायक के हाथ कौन सा विभाग आता है। सम्राट चौधरी के कैबिनेट विस्तार पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुश्किल में आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे रही है। एक साथ 7 सांसदों का बीजेपी में जाना उसके लिए बड़ा झटका है। और अब इस मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बागी नेताओं के दल बदल के बारे में चर्चा की। तो क्या कुछ हुआ इस मुलाकात के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी में हुई बगावत के बाद बागी नेताओं और पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार बागी नेताओं को लेकर तीखे बयान दे रही हैं। उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों के पार्टी छोड़ने के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या हुई है कि अचानक 7 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਪਾर्टी बन गए, मर्ज हो गए ਅਸੀਂ, जो कि बिल्कुल गैर संवैधानिक है। यानी सीएम मान ने आपके राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में शामिल होना संविधान का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए आपके राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार पंजाब में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है तो हम कार्रवाई करेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी सांसद संदीप पाठक पर दर्ज FIR को लेकर कहा कि आप बीजेपी के पीछे नहीं छिप सकते हैं। ये और राज्यों में हो सकता है, लेकिन पंजाब में नहीं। बीजेपी में जाने से सुरक्षा कवच नहीं मिलता है। बता दें, ये मुलाकात तब और खास हो गई जब भगवंत मान से कुछ मिनट पहले राघव चड्ढा राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले। राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। राघव चड्ढा ने दावा किया कि पंजाब सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। यानी देखा जाए तो दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की जा रही है, जिससे हलचल बढ़ती जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पश्चिम बंगाल में ममता से सत्ता छीनने के बाद में जाहिर सी बात है बीजेपी काफी उत्साह में है और उत्साह में तो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहले से ही हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो एक व्यक्ति को 50,000 रुपये महीना देंगे, जिसको OTS CM फेलो कहा जाएगा, जो कि उनको विकास कार्यों में उनकी मदद करेंगे, बताएंगे कि वे कैसे कैसे विकास हो सकते हैं यूपी के अंदर। अभी तक हुआ हो ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन अब उन्होंने ये घोषणा की है। चुनाव आयोग का SIR काम कर गया है। अब ये वही फॉर्मूला है जो सफल हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है ये हर राज्य में जो बचे हुए हैं बीजेपी को सत्ता पाने में, उनमें भी ये लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाकी सब कुछ वैसा के वैसा ही रहने वाला है जैसे कि उम्मीद है। सिर्फ रहेगा मोदी है तो मुमकिन है की जगह पर योगी है तो मुमकिन है हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।